शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग यकीनन बहुत पसंद करेंगे और मेरी इन खौफनाक कहानियों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। मेरी आज की स्टोरी पर लाइक्स टारगेट 500 है। लिसनर्स, आप लोग इतने ज़्यादा मेरे लिसनर्स हैं, स्टोरी सुनते भी हैं, लाइक भी किया करें। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं राहिला। राहिला कहती हैं, मैं झंग की रहने वाली हूँ। आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं अनमैरिड थी तब। तो हम लोग झंग के रहने वाले थे। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत खुशी से। कभी कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ था कि हम लोगों के घर में कोई जिन्नात के असरात हैं। कभी भी आज तक महसूस नहीं हुआ था। हम लोगों का आबाई घर था वो, शुरू से हम लोग वहीं पर रहते थे। कभी कोई डर महसूस नहीं हुआ था अपने घर से। डबल स्टोरी पर हम लोगों का घर था, ऊपर भी कमरे थे, नीचे वाले पोर्शन पर भी कमरे थे। ऊपर वाले हिस्से को हम ज़रा कम ही इस्तेमाल करते थे, नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा रहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, दोपहर का टाइम था तो मैं ऊपर छत पर गई, अपने ऊपर वाले पोर्शन पर गई। मुझे कुछ काम था, अम्मी ने मुझे किसी काम के सिलसिले में ऊपर भेजा था। तो मैं भी वही काम ही कर रही थी। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी तो मैंने सोचा ये मैं साथ वाली दीवार पर रख देती हूँ। जैसे मैं दीवार पर वो चीज़ रखने लगी तो मेरी नज़र पड़ी साथ वालों के घर में। अब हम लोगों का टिपिकल जैसे मोहल्लों में घर होते हैं वैसे हम लोगों का घर था। जैसे मेरी साथ वालों की छत पर नज़र पड़ी, वहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई थी, काले रंग की बिल्ली। उस बिल्ली को मैं देखने लग गई और वो जो बिल्ली थी उसने भी मेरी तरफ गर्दन की और मुझे देखने लग गई। बहुत गौर से वो बिल्ली मुझे देख रही थी। सर्दियों का मौसम था, अभी हम लोग कमरे में ही सोते थे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वो बिल्ली मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। वो बिल्ली इतने अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी कि मुझे डर लगने लग गया। मैं पीछे हटी, मैंने ऊपर वाले जो रूम थे उनके दरवाजे बंद किए और नीचे आ गई। किसी से कोई बात भी नहीं की मैंने, ना ही मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा नोटिस किया। पूरा दिन गुजर गया। रात का टाइम था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। अपने कमरे में मैं सोई हुई थी तो मुझे ख्वाब आया। मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि हम लोगों की सीढ़ियों से जैसे कोई नीचे उतर है, ये मैं ख्वाब देख रही थी। अब मेरा रूम जो था वो सहन में था और सहन के सेंटर में वो सीढ़ियाँ थी, यानी मेरे रूम से सीढ़ियाँ साफ सामने नज़र आती थी। मैंने देखा ख्वाब में जैसे सीढ़ियों से उतर कर कोई नीचे आ रहा है और वो काले रंग की एक बकरी थी। वो बकरी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई है और आकर बिल्कुल आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी होकर मेरे कमरे की तरफ देखने लगी है ख्वाब में। जैसे मुझे एक एहसास होता है और मैं अपने कमरे की खिड़की खोल कर देखती हूँ तो बाहर बकरी खड़ी हुई है। तो मैं कहती हूँ ये बकरी किसकी है। एकदम से वो बकरी जब मेरी तरफ फेस करती है तो उसका जो चेहरा होता है वो चेहरा किसी औरत का होता है। धड़ उसका बकरी का होता है और चेहरा औरत का होता है। और वो मुझे कहती है कि देखो, तुम आज मुझे देख रही थी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये उसके लफ्ज़ बोलने की देर थी। मैं ख्वाब में ही ऊंची ऊंची मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरी आँख खुल गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी अपने बेड पर और मेरी नज़र फ़ौरन से खिड़की पर पड़ी। जैसे मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको बाकायदा किसी ने हल्की सी दस्तक दी है, किसी ने नॉक किया है। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठकर देख सकूं कि कौन दस्तक दे रहा है। मैंने फिर भी उसके पास जाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की कि बाहर कौन है। तो हम लोगों के सहन में कोई चल फिर रहा था, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद अम्मी अब्बू में से कोई जागा होगा, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों तहज्जुद पढ़ा करते थे, तो शायद वो हों। लेकिन फिर भी अब मेरे जहन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। मैंने विंडो नहीं खोली, जाकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई। बहुत कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए। वो ख्वाब और उस ख्वाब में देखा गया वो चेहरा, उसका जिस्म, वो क्या था क्या नहीं, बार बार आंखों के आगे आ रहा था। फिर भी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। पता नहीं रात की किस पहर मेरी आंख लगी और मैं सो गई। सुबह जब मैं जागी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अम्मी को मैंने सारी बात बताई। अम्मी ने मुझे ये कहा, तुम वहम कर रही हो बहुत ज़्यादा, इतना वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ली ही थी, शायद तुम सोच ज़्यादा रही हो तो तुम्हें वो इस तरह से नज़र आया। मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। 3-4 दिन गुजरे।
तो बारिश का मौसम बना हुआ था, बहुत ज़्यादा बादल बने हुए थे। तो अम्मी ने मुझे ये कहा कि ऊपर वाले जो कमरे हैं उनके दरवाजे बंद कराओ, क्योंकि वो जब आंधी आती है तो धूल मिट्टी अंदर चली जाती है। मैंने अम्मी से कहा ठीक है। अभी असर का ही टाइम था, बहुत ज़्यादा काले बादल थे, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। मैं भागती हुई ऊपर गई और जैसे ही मैंने एक कमरे का दरवाज़ा बंद किया, दूसरा कमरा जो था वो बिल्कुल वो जो साथ वाले थे उनके घर के साथ ही था। एक दीवार थी उस कमरे की। जैसे मैंने वो कमरा बंद किया, मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ आई। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई जब मैंने बकरी के बोलने की आवाज़ सुनी। मैंने फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हुई कि ये बकरी के बोलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हम लोगों के मोहल्ले में किसी घर में भी कोई बकरी वगैरह नहीं थी, ना ही किसी ने कभी कोई बकरी रखी थी। फिर बकरी के बोलने की एकदम से जो आवाज़ आई, मैं चौंक गई। जैसे मैं पीछे पलटी तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे साथ वालों की दीवार से कोई नीचे हुआ है, यानी कोई सर नीचे हुआ है। मुझे लगा कि शायद वो हम लोगों के जो नेबर्स थे, उनकी जो बेटी है वो मेरी दोस्त थी, तो वो होगी। मैं समझ रही थी कि सोनिया होगी। मैंने अपनी छत पर खड़े होकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ दी, सोनिया तुम हो ऊपर? मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे छन छन की आवाज़ आई, जैसे कोई पायल पहनकर कोई जैसे आवाज़ आती है, वैसे मुझे आवाज़ आई। मैं दीवार के पास फ़ौरन गई। अब वो दीवार इतनी ऊंची नहीं थी, अगर हम लोग खड़े होकर भी देखें तो उस तरफ देखा जा सकता था। उस तरफ झांकने की देर थी, मैंने वहाँ पर काले रंग की बकरी खड़ी देखी। वो बकरी मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त उसका जो चेहरा था वो बकरी का ही था, लेकिन वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। आज तक उनके घर में ज़िंदगी में मैंने बकरी नहीं देखी। वो बकरी मेरी तरफ देख रही थी और बाकायदा वो बढ़कर मेरी तरफ आई, जैसे दीवार के पास आई है। उसको देखने की देर थी, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब अम्मी को पता चला कि मुझे ऊपर गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मैं तो बेहोश पड़ी थी। अम्मी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि पता नहीं मौसम भी इतना ख़राब है, नीचे क्यों नहीं आई। अम्मी भागती हुई ऊपर आई तो मैं उधर बेहोश पड़ी हुई थी। अम्मी ने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी तरह से नीचे ला सकें, लेकिन वो अकेली मुझे नीचे नहीं ला सकती थी। फिर भी अम्मी ने कोशिश की तो मेरी कुछ हिम्मत बहाल हुई। मैंने आंखें खोली, मुझे होश आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मुझे बार बार कह रही थी तुम्हें क्या हुआ है। बस मैंने ये कहा कि यहाँ से जल्दी नीचे चलें। बहुत मुश्किल के साथ गिरती पड़ती मैं उनके साथ नीचे आई। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मैं थर थर काँप रही थी और मुझे बहुत सब बुखार था। मैंने अम्मी को ये बात बताई जो माजरा मेरे साथ हुआ। अब अम्मी बहुत ज़्यादा डरने लग गई। अम्मी ने मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया, चारों कुल पढ़कर दम किया, दुरूद पाक पढ़कर दम किया। कुछ मेरी हालत बेहतर हुई। अम्मी ने ये कहा कि तुमने अकेले कमरे में नहीं सोना, तुमने हमारे पास ही सोना है। मैं इकलौती ही बहन थी, मेरा और कोई भाई बहन नहीं था। अम्मी के पास, अम्मी के रूम में जाकर मैं लेट गई। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ, वो रात खैर खैरियत से गुजर गई। अगले दिन अब्बू को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। अब अम्मी और मैं घर में अकेली थी। आज मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन खौफ मेरे जिस्म से नहीं जा रहा था अभी भी कि ये बार बार मेरे साथ क्या हो रहा है। मगरिब के बाद का टाइम था, मैं अम्मी के कमरे में ही लेटी हुई थी। बोर हो गई थी मैं वहाँ पर लेट लेट कर, तो मैंने सोचा मैं अपने रूम में जाती हूँ, वहाँ से अपनी कुछ बुक्स उठा कर लाती हूँ। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं वहाँ से अपनी बुक लेने के लिए अपने कमरे में गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे कमरे में वही काले रंग की बकरी मेरे बेड पर बैठी थी। अब जितना मैंने उसको देखा, मैंने बहुत ऊंचे से मैंने चीख मारी और मैं फिर बेहोश हो गई। अम्मी भागती हुई मेरे कमरे में आई तो मेरे कमरे में से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। अम्मी ने बहुत ज़्यादा ऊंचा सा शोर मचाना शुरू कर दिया। फ़ौरन से साथ वाले जो नेबर्स थे उनको बुलाया, वो लोग भी आ गए। मुझे उठाकर अम्मी के रूम में लेकर गए। अम्मी ने सारी बात बताई कि 2-3 दिन से ये माजरा हो रहा है। आंटी कहती हैं, वो जो हम लोगों की नेबर आंटी थी सोनिया की अम्मी, वो ये कह रही थी कि उनके घर में एकदम से वो नहीं जानते कहाँ से जिन्नात का असर हो गया है। उनके घर में चीज़ें गायब हो जाती हैं। उनके घर में कभी बिल्ली और कभी बकरी के बोलने की आवाज़ आती है। रात के टाइम उनकी छत पर बाकायदा कोई भागता है। वो लोग खुद बड़े हैरान थे कि हम लोगों के साथ ये क्या मसला बन रहा है। फिर अब अब्बू भी यहाँ पर नहीं थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर अम्मी और आंटी जो थी वो बार बार परेशान हो रही थी कि हम लोग क्या करें। तभी जो सोनिया की अम्मी थी, उनके मामू भी आए हुए थे। उनका ये कहना था कि वो एक आलिम साहब हैं, उनको जानते हैं, उनसे रजू करते हैं। वो फ़ौरन से उनके पास गए, उनको बताया कि इस तरह से कंडीशन है। वो जो आमिल थे उनके साथ हम लोगों के घर आए।
आकर दम किया, मुझे पानी दम करके दिया। ऊपर जाकर सारा विज़िट किया, हम लोगों का कमरा देखा, मेरा कमरा देखा। मेरे बिस्तर के ऊपर बकरी के जैसे बारीक से बाल होते हैं वो भी बिखरे हुए थे। उनका ये कहना था कि इस लड़की ने अपनी आँखों से उन जिन्नात को देखा है, उनके पास गई है, काफ़ी देर इसने आई कांटेक्ट मेंटेन रखा है, वो इसके पीछे लग गए हैं। और उनके घर में, सोनिया लोगों के घर में बाकायदा वो जिन्नात किसी ने भेजे थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, बीमारी डालने के लिए और घर के चीज़ों के नुकसान करने के लिए। फिर मेरा बहुत ज़्यादा इलाज हुआ। मुझे वो जो आमिल साहब थे उन्होंने मना कर दिया कि छत पर बिल्कुल नहीं जाना, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, अकेले बिल्कुल नहीं सोना। तकरीबन 3-4 माह मेरा इलाज हुआ, मुझे तावीज़ पहनाए गए, तब मैं ठीक हुई। अब्बू को जब इस बात का पता चला, साथ साथ ये मामलात बढ़ते गए, सब मिलने मिलाने वाले भी आते थे, तब अब्बू ने फ़ैसला किया कि वो ये घर सेल कर देंगे। वो कहते थे मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकता, जो मेरी बेटी के साथ ये मामला हुआ है, अल्लाह ना करे अगर कभी दोबारा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर हम लोगों ने वो घर सेल करके नया घर लिया। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई आहट महसूस नहीं होती थी। फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। लेकिन आज कभी भी मैं बकरी को देख लूँ तो मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, मेरी आंखों के आगे वो चेहरा आ जाता है। मैं डर जाती हूँ कहीं ये नॉर्मल बकरी है या कोई और मखलूक। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर कर रही हैं इंडिया से। प्रियंका कहती हैं आज आपके साथ मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की अभी कुछ दिन पहले की है, और दूसरी कहानी मेरी अम्मी की ज़िंदगी की है। मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई, मैं उससे बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उससे बात करते करते एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं बना, लेकिन मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा सच हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो मैंने अपनी फ्रेंड को ये मैसेज दिया कि तुम किसी आमिल के पास जाओ, कोई दम वगैरह करवाओ, शायद तुम्हारी ये मसला हल हो जाए। मेरे कहने पर वो एक साहिबुल मस्ती थे, उनके पास गई। जैसे ही उसने दम करवाया तो वो जो साहिबुल मस्ती थे उनका ये कहना था कि मैं तुम्हें पानी दम करके दूंगा, तुमने ये पानी पीना है, इससे तुमने कोशिश करनी है तुम्हें वॉमिटिंग होना ज़रूरी है। वो पानी पीती गई, दम किया हुआ, उसे वॉमिटिंग शुरू होगी। जैसे उसे वॉमिटिंग हुई, उसकी वॉमिटिंग में कांच के टुकड़े थे, जो उसके अंदर से वॉमिटिंग आई उसमें कांच के टुकड़े थे। वो जो आमिल थे उनका ये कहना था तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू का वार किया है, तुम्हें किसी चीज़ में पीस कर ये कांच के टुकड़े खिलाए गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम बनी हुई है। फिर काफ़ी ज़्यादा उसने इलाज करवाया। फिर उन लोगों ने पूछा कि ये कौन कर सकता है, तो उनका ये कहना था कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है जिसने तुम्हारे ऊपर किया है, वो ख़ुद साहिब औलाद नहीं थी, तो तुमसे भी कि तुम्हें भी ये तकलीफ़ बनी रहे तो तुम पर ये अटैक किया गया है। फिर उसको तावीज़ दिए, उसने अपना बहुत ख्याल रखा। अब वो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी तब। अल्लाह ऐसे लोगों से हमेशा महफूज रखे सबको। इसी तरह से मेरी अम्मी की ज़िंदगी की एक कहानी है। तब की बात है जब अम्मी वगैरह बनारस में रहते थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो अम्मी कहती हैं उनके पास वाले घर में एक अंकल आंटी रहते थे, अम्मी का उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, तो अम्मी उन्हें भी प्यार से अम्मी अब्बू ही कहती थी। उनके घर में आना जाना, बेटियों की तरह उनका ख्याल रखती थी। तो कुछ अरसे के बाद अंकल की डेथ होगी, जिनको वो अब्बू कहती थी। अम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत रोई भी। 10-15 दिन गुजरे तो अम्मी सोई हुई थी। सुबह का टाइम था, अभी दिन नहीं निकला था। अम्मी कहती हैं कि मुझे आवाज़ आई, मुझे जैसे वही अंकल जो हैं जो फौत हो चुके थे, उनकी आवाज़ आई, वो मुझे जगा रहे थे। मैं जागी तो वो मेरे पास खड़े थे, मुझे ये कहते बेटा मुझे चाय बना कर दो। अम्मी के जहन से ये बात ही निकल गई कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। अम्मी गई किचन में चाय बना कर दी। सुबह जब अब्बू की आंख खुली तो अब्बू ने अम्मी से ये कहा, उधर दीवार के पास टेरेस पर कप देख कर ये कहा कि आज सुबह सुबह मेरे से पहले तुमने चाय पी लिया। जिस पर अम्मी ने ये कहा कि नहीं ये तो मैंने अब्बू के लिए बनाई है। अब्बू ये समझे शायद अम्मी नाना अब्बू की बात करी है, नाना अब्बू आए हुए हैं। अब्बू ने ये कहा कि नाना अब्बू किधर है, मुझे तो नज़र नहीं आए। तो मेरी अम्मी ने उनसे ये कहा कि नहीं मैं जो साथ वाले घर में अब्बू हैं उनकी बात कर रही हूँ। जिस पर अब्बू ने ये कहा कि तुम होश में हो, उनको तो फौत हुए हुए 13 दिन हो गए हैं, वो कैसे आ सकते हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या माशरा है। फिर उन लोगों ने रुजू किया, एक साहिबुल मस्ती से पूछा कि ये क्या मतलब है। उनका ये कहना था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा मानूस थी, बहुत प्यार था, बहुत याद करती थी, तो शायद उनके रूप में वो मखलूक आपको नज़र आई हो, या वो आपका वहम भी हो सकता है, ख्वाब भी हो सकता है।
लेकिन अम्मी कहती है मैं आज तक इस बात को भूल नहीं सकती। ये 2 स्टोरीज़ थी जो प्रियंका नाइक ने शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नाइक आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जवाद शेयर कर रहे हैं। जवाद कहते हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिल फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी आईसाइट वीक हुई थी, तो तब मैं ग्लासेस यूज़ नहीं करता था। उन दिनों में रमज़ानुल मुबारक का ही महीना था। तो मैं अपने दोस्त को बाइक सिखाने के लिए हम लोगों के पास एक कॉलेज था, उसके ग्राउंड में लेकर जाया करता था। उसके बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी हुई थी कि वो जगह सेफ ज़दा है, दिस एंड दैट, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। पूरे रमज़ानुल मुबारक में उसको वहाँ पर बाइक सिखाता रहा। ईद भी आ गई। ईद के बाद एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे आकर कहता है चलो आज फिर ग्राउंड में चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा ठीक है चलो। हम लोग चले गए। अभी मैं उसको बाइक सिखा ही रहा था तो एकदम से पैरट के बोलने की आवाज़ आई। उसने ये कहा कि यहीं पास में कोई पैरट है, रात के टाइम इनको नज़र नहीं आता, चलो इसको पकड़ लेते हैं। मैंने उससे ये कहा कि मैं बाइक पर बैठा हूँ, तुम ऐसा करो तुम खुद ही उसको ढूंढ कर पकड़ लो। तो जो मेरा दोस्त है वो पैरट ढूंढने लग गया। अब वहाँ पर ग्राउंड में जो सामने बिल्कुल बिल्डिंग थी, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई खड़ा हुआ है। अब अंधेरे के बावजूद वो जो कोई भी सामने खड़ा था उसका लिबास बहुत विजिबल था। मेरी आई साइड भी वीक थी, लेकिन मुझे उसका लिबास नज़र आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, उसको ये कहा कि यार देखो ये सामने कौन खड़ा है, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन है। हम दोनों बाइक पर बैठे और उसकी तरफ बढ़ने लगे। अभी हम लोग उसके पास ही पहुँचे थे। जैसे कि मेरी आई साइड वीक थी तो मुझे चेहरा तो नज़र आ नहीं रहा था, तो एकदम से अभी हम उसके करीब ही जाने लगे तो मेरे दोस्त ने शोर मचा दिया और ये कहा कि यहाँ से जल्दी से बाइक भगाओ, जितना जल्दी भगा सकते हो भगाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आई वो इतनी अफरा तफरी में क्यों है, फिर भी मैंने बाइक बहुत तेज़ी के साथ चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो वो बहुत डरा हुआ था, थर थर काँप रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था, वो कौन था। उसने ये कहा कि वहाँ पर सफ़ेद लिबास में कोई शख्स खड़ा था जिसका सर नहीं था, वो कोई सर कटा था और वो हम लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। जब हम लोग बाइक उसकी तरफ लेकर जा रहे थे तो वो बिल्कुल हम लोगों की तरफ चलता हुआ आ रहा था। मेरा दोस्त फिर घर चला गया। मेरे दोस्त को बहुत सा बुखार रहा, 2-3 हफ्ते उसको इतना बुखार था कि वो ठीक ही नहीं होता था। फिर दम वगैरह करवाए तब जाकर वो ठीक हुआ। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से उस ग्राउंड से मुंसलिक बहुत सी स्टोरीज़ और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया जवाद आपका। जिससे जिस जगह पर जन्नत वगैरह का इस तरह से असर हो कि वो जगह सेफ ज़्यादा मशहूर हो जाए, तो वहाँ पर सोच समझ कर जाना चाहिए। मगरिब के टाइम नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। हम लोग नहीं जानते कौन सी जगह पर किसी वक्त भी क्या हो सकता है, तो फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर किसी के साथ ये माजरा हो, ये मामलात हो तो कोई इंसान इन चीज़ों को समझे। आप किसी रोड से गुज़र रहे हों, आपको वहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो, कोई साया महसूस हो, कोई आवाज़ महसूस हो, या आपको अपना सर भारी होता महसूस हो, बहुत ज़्यादा खुशबू महसूस हो, तो कोशिश किया करें कि मगरिब के बाद ऐसे रास्तों से मत गुजरा करें, क्योंकि जन्नत ऐसे रास्तों पर होते हैं और फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस घर में आप लोगों को ऐसी कोई आहट, कोई खुशबू, कोई इस तरह का महसूस हो जो नॉर्मल नहीं है, सुपर नेचुरल होती हैं वो चीज़ें, तो फ़ौरन से उनका उसी टाइम उनको नोटिस करना चाहिए और किसी न किसी से रुजू करना चाहिए कि वो मामलात नेक्स्ट आगे बढ़ ना जाएँ। अपना ख्याल खुद रखा करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों और रहमतों का महीना है। अल्लाह से खैर व बरकत की दुआ मांगे, कोरोना वायरस के दूर जाने की दुआ मांगे, ख़त्म हो जाने की दुआ मांगे, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। जो भी लोग बीमार हैं उनकी सेहतयाबी और ज़िंदगी की दुआ मांगे। ये बरकतों का महीना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जितना हो सकता है इससे दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह कबूल फरमाता है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinur57@gmail.com पर। लिसनर्स, मौसम एकदम से चेंज हो गया है, गर्मी फ़ील होने लगी है। अपना ख्याल रखें, घर से वैसे भी कम बाहर निकलें और इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। व्लॉग चैनल पर भी जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।